नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण का जो विराम चिन्ह चले हुए थे उस टॉपिक को पूरा करेंगे। भाई हमने 5 विराम चिन्ह देखे थे, पूर्ण विराम, फिर अल्प विराम, अर्ध विराम और उसके बाद फिर प्रश्न सूचक और विस्मय आदि सूचक। ये विराम चिन्ह हम कर चुके हैं। अगले हम विराम चिन्ह करेंगे। भाई आज पूरा हो जाएगा, ये छोटा सा बचा हुआ है विराम चिन्ह का। अब विराम चिन्ह देखिए, विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ विराम यानी कि रुकना, आराम करना, और चिन्ह यानी कि संकेत। किसी भी जगह वाक्य में थोड़ा सा रुकने का संकेत जहां दिखाई देता है, जहां रुकना पड़ता है, वहां हम एक विशेष चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। भाई व्याकरणिक दृष्टि से उसकी परिभाषा और उसके प्रकार हमने देखे थे। आज हम करेंगे भी आगे जो बच गए थे उनको। अब देखो, अगला जो हमारा विराम चिन्ह का जो छठा भेद था वो है निर्देशन चिन्ह। विस्मय आदि बोधक तक कर चुके थे ना, विस्मय आदि चिन्ह। अगला हम करेंगे भी निर्देशक। अब देखो, ये जो निर्देशक चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह को हम इस तरह से लिखते हैं। भाई निर्देश देते हैं किसी चीज को तो इस तरह से हम एक चिन्ह लगाते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य में शुद्धता और अशुद्धता और यति गति को और एक लय प्रवाह को दिखाने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप लेखन कार्य करते हो आगे कहीं भी, जैसे आप यूपीएससी वगैरह की बड़ी परीक्षा जहां निबंध लिखते हो आप, वहां इनका बहुत ज्यादा महत्व है। और आप लोगों के पत्र लेखन, ये फर्स्ट ग्रेड वालों के जैसे संवाद लेखन, पत्र लेखन, यहाँ भी बहुत ज्यादा इनका महत्व है। भाई आप देखो, निर्देशन में इस चिन्ह का प्रयोग किसी उदाहरण की ओर संकेत करने। देखो विशेषता लिखो। भाई ये कहाँ प्रयोग करेंगे हम निर्देशक चिन्ह का? तो वाक्य में किसी उदाहरण की ओर संकेत करने। लिखो इसका प्रयोग वाक्य में किसी उदाहरण की ओर संकेत करने। या निर्देश देने के बाद होता है। भाई वाक्य में किसी कोई उदाहरण देंगे हम तो इस तरह के निर्देश चिन्ह का प्रयोग करेंगे, या कोई निर्देश देंगे किसी को तो, और निर्देश देने के लिए यहां लिख लो भाई, उदाहरण की ओर संकेत करने और निर्देश देने के लिए। निर्देश देने के बाद में निर्देश दिया, उसके बाद हम इसका प्रयोग करते हैं। देने के बाद इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि इस चिन्ह का प्रयोग कहां करेंगे हम? किसी उदाहरण का संकेत देने के लिए, किसी उदाहरण की ओर, या फिर हम क्या, निर्देश देने के लिए। निर्देश यानी कि आज्ञा, किसी को हम निर्देश देते हैं, वहां इस तरह के चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। देखो अगली विशेषता क्या है, एक हमने जो दूसरा चिन्ह देखा था योजक चिन्ह। योजक चिन्ह में हमने देखो इसमें थोड़ा बड़ा लगा दिया, योजक चिन्ह में छोटा लगवाया था। तो यहाँ लिख लो, ये कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अवधारणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे तो वहां इस तरह के प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो ये योजक चिन्ह की ही तरह होता है। लिखो निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह की तरह ही होता है। लेकिन परंतु क्या, यानी कि अब कुछ खास बात आएगी, परंतु आकार में उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। परंतु आकार में उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। यानी कि यदि पूछा जाए योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह तो निर्देशक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा सा छोटा होता है। आप ये निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है योजक चिन्ह से, और योजक चिन्ह छोटा होता है निर्देशक
चिन्ह से। अब देखो इसमें और क्या खास बात है, जैसे देखो अब किस तरह के वाक्य में ये प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो माँ ने कहा या अध्यापक ने कहा, कुछ भी लिख लो, माँ ने कहा। अब देखो इस तरह से आपने लिखा माँ ने कहा। अब क्या कहा उसको लिखने से पहले आप ऐसे लगाओगे, ये होता है निर्देशक चिन्ह। माँ ने कहा, अब आगे जो भी कहा, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, इसको हम फिर लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अब देखो इसको उद्धरण चिन्ह में बंद किया, क्योंकि ये माँ का वाक्य है, माँ ने जैसा बोला वैसे ही हमने लिखा, इसको उद्धरण चिन्ह में लिख दिया। लेकिन माँ ने कहा, उसके बाद जो ये, यानी कि माँ ने क्या निर्देश दिया या क्या संकेत किया किसी चीज की ओर, वहां जो बीच में जिसका प्रयोग किया वो क्या है भाई, निर्देशक चिन्ह होता है। तो देखो योजक चिन्ह और अयोजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में अंतर पूछा गया है एक परीक्षा में, बताएंगे कैसे पूछा गया है। एक दो वाक्य और लिखिए। जैसे देखो हम कई बार देखो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं या कहीं भी कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो वो जो एक वाक्य है उनका बोला हुआ उसको तो हम उद्धरण चिन्ह में लिख रखते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कहा, उसके बाद जो चिन्ह हमने लगाया वो होता है निर्देशक चिन्ह। ये याद रखनी है ये बात आपको कि संबोधन करने के लिए, या फिर देखो इसमें क्या लिखा हमने, उदाहरण की ओर संकेत करने के लिए, निर्देश देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो कौन से होते हैं, जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो निर्देशक चिन्ह है। अब देखो आगे हम देखेंगे, इसी के साथ ही लिख लो भाई योजक चिन्ह, क्योंकि योजक चिन्ह और ये मिलते जुलते हैं ना, तो अब आपको पता लगेगा कि योजक चिन्ह कौन सा है। यहां लिख लो योजक चिन्ह। अगला जो है ये है भाई योजक चिन्ह। और योजक चिन्ह कैसे, इस तरह से लिखते हैं भाई, बीच में आता है ये योजक चिन्ह, छोटा एक डैश आप जिसको बोलते हो, बड़ा हो गया तो क्या है, निर्देशक है। अब इसकी विशेषता देखेंगे। योजक चिन्ह जोड़ने वाला चिन्ह है। सबसे पहली विशेषता तो क्या है इसकी कि ये जोड़ने वाला है, यानी कि दो चीजों को जोड़ेगा, ये जोड़ने वाला चिन्ह है। योजक चिन्ह कैसा है भी, जोड़ने वाला चिन्ह है। और इस चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्मों के बीच में किया जाता है। दूसरी विशेषता क्या है योजक चिन्ह की कि शब्द युग्मों के बीच में किया जाता है इसका प्रयोग, शब्द युग्मों के बीच में। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया गया भाई, शब्द युग्मों के बीच में, या फिर आप बोलेंगे द्वंद्व और तत्पुरुष समास में। एक दो विशेषताएं है भाई, यहां लिखेंगे योजक चिन्ह की। द्वंद्व और तत्पुरुष समास में भी इस प्रकार के शब्दों का, इस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं भाई। तीसरी जो विशेषता है योजक चिन्ह की, लिखो भाई द्वंद्व और तत्पुरुष समास में। अब आपसे पूछा जाएगा कि द्वंद्व और तत्पुरुष समास में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है किसका भाई, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और आगे आगे लिखेंगे कि अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं, और जो अगली विशेषता है अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याएं, लिखी जाने वाली संख्याओं और तुलनात्मक स्थिति में किया जाता है। और तुलना, किसी चीज में तुलना करनी होगी तो भी योजक चिन्हों का प्रयोग करेंगे भी तुलनात्मक स्थिति में। इतनी जगह देखो हमने देखा योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ
योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक तो किया जाता है भी जोड़ने की, दो शब्दों को जोड़ने के लिए शब्द युग्मों के बीच में भी योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व और तत्पुरुष समास में भी, और जो अक्षर में लिखेंगे ना संख्याएं, उनके बीच में भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और तुलनात्मक, किसी दो चीजों की हम तुलना करते हैं, उनके बीच में भी जो चिन्ह आता है वो योजक चिन्ह होता है। जैसे देखो, जैसे रात दिन, अब बीच में देखो ये जो आया ना रात दिन, ये तो इसमें बीच में द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया ना ये। और वैसे तुलना भी होगी रात और दिन। तो ये इस तरह के वाक्य में जैसे देखो चलते चलते, आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको पता है। जैसे देखो आगे देखेंगे, जैसे देखो अब हमने बोला जैसे चांद सी सूरत, चांद सी, अब देखो ये यहां आपने लगाया ना, ये योजक चिन्ह है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वहां जो बीच में जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो योजक चिन्ह होते हैं। अब आपको पता लग गया योजक चिन्ह कहाँ और निर्देशक चिन्ह कहाँ। यानी कि यदि किसी को देखो हमें निर्देश देना है या हमें क्या करना है भाई, किसी कोई उदाहरण देना है, उसने कहा, तो वहां तो कौन सा निर्देशक चिन्ह। और ये शब्द युग्मों के बीच में तुलना करने के लिए तो इस तरह से किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, कौन से चिन्ह का, योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला देखेंगे भी हम, अगला जो हमारा चिन्ह है वो है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह के बारे में लिखिए भाई, अगला जो हमारा था विराम चिन्ह वो है भाई विवरण चिन्ह। और विवरण चिन्ह इस तरह से लिखा जाता है भाई, विवरण इस तरह से हम लगाते हैं, विवरण करते हैं ना किसी चीज का, तो इस तरह के एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम। अब विवरण चिन्ह के बारे में लिखिए कि वाक्यांशों के विषय में सूचना या निर्देश देने के लिए, वाक्यांशों के बीच में सूचना या निर्देश देने के लिए, वाक्यांशों के बीच में सूचना या निर्देश देने के लिए विवरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब देखो जैसे हम लिखे कि साहित्य मानवता का दर्पण और दीपक है। जैसे देखो पूछा गया है ये शब्द साहित्य, और फिर आगे लिखा भी मानवता का दर्पण और दीपक है। यहां पर जो हम चिन्ह लगाएंगे ये हम क्या लगाएंगे भाई, विवरण चिन्ह लगाएंगे। ये जो चिन्ह यहाँ पे लगाया हमने ये क्या है, विवरण चिन्ह है भाई। साहित्य क्या है, यानी कि विशेषता बता दी किसी चीज की, साहित्य मानवता का दर्पण और दीपक है। अगला जो देखेंगे अभी हम लाघव चिन्ह, अगला चिन्ह देखेंगे भी लाघव चिन्ह। अगला जो हमारा विराम चिन्ह का प्रकार है वो है लाघव चिन्ह। अब लाघव चिन्ह कौन सा, ये इस तरह से देखो शब्दों को संक्षिप्त या छोटा करने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो होता है लाघव चिन्ह। लिख लो इसकी विशेषता, वाक्यों में शब्दों को संक्षिप्त करने के लिए, शब्दों को संक्षिप्त या छोटा, एक ही बात अभी, संक्षिप्त या छोटा करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो प्रोफेसर लिखना है हमें, हम इस तरह से लिख देते हैं प्रोफेसर, आप समझ भी जाते हो। डॉक्टर लिखना है इस तरह से लिख देते हैं भाई।
इसी तरह से जैसे पंडित लिखना है, पंडित तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसको हम लाघव चिन्ह लगा के कैसे लिख देते हैं, ये पंडित हो गया भाई। और हम सब पहचानते भी हैं क्योंकि ये हमारे एक व्याकरणिक पहलू है ये। तो इस तरह से शब्दों को छोटा करके लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये एक इस तरह से एक चिन्ह लगा देते हैं आगे। अब देखो भाई, हम आगे देखेंगे उद्धरण चिन्ह के बारे में। देखो भाई, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह में क्या है भाई, उद्धरण चिन्ह देखो इस तरह से भी होता है उद्धरण चिन्ह, और ये दो इस तरह से भी होता है उद्धरण चिन्ह। दोनों को ही उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, इसको भी और इसको भी, दोनों का नाम क्या है, उद्धरण चिन्ह है भाई। अब उद्धरण चिन्ह देखिए कहाँ प्रयोग किया जाता है, किसी के द्वारा कहे गए कथन को जो का त्यों प्रयोग करने के लिए इन उद्धरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं। किसी महापुरुष ने कोई कथन कहा और वो वैसे के वैसे हम उसको लिखते हैं ना कहीं भी, तो वो उद्धरण चिन्ह में लिखा जाएगा। तो लिख लो, उद्धरण चिन्ह में क्या होगा, किसी के कहे गए कथन को, किसी के कहे हुए कथन को जो का त्यों लिखना, जो का त्यों लिखने में उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यह आपको पता चल गया भाई कि किसी के कथन को हम लिखेंगे तो उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। एक विशेषता तो ये है उद्धरण चिन्ह की। इसके दो भेद हो गए भी, एक हरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो अब देखो थोड़ा सा आप इक हरा ये कहां पर आएगा, इक हरा, और दोहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ आएगा, ये थोड़ा सा देखते हैं। तो उद्धरण चिन्ह होते हैं दो प्रकार के, एक तो क्या हो गया इक हरा, यानी कि इक हरा उद्धरण चिन्ह। अब इक हरा उद्धरण चिन्ह कहाँ आएगा ये लिखते हैं, इसकी एक दो विशेषताएं। और दूसरा कौन सा है भाई, दोहरा उद्धरण चिन्ह। देखो कहीं भी नहीं आया भाई, किसी भी आगे चिन्ह का कोई भेद नहीं था, लेकिन ये एक उद्धरण चिन्ह ऐसा है कि इसको फिर दो भागों में बांटा गया, एक तो इक हरा उद्धरण चिन्ह और एक दोहरा उद्धरण चिन्ह। अब लिखेंगे आगे, लिखो इनको, इक हरा उद्धरण चिन्ह कहाँ प्रयोग किया जाता है और दोहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ। अब हमें पता कैसे चले कि कहाँ तो हम ये वाला प्रयोग करें और कहाँ ये वाला। देखो इक हरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग लिखो, इक हरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ प्रयोग करेंगे भाई, देखो कहाँ प्रयोग करेंगे। तो देखो इधर अब मैंने देखो ये लगाया इक हरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, फिर ये कौन सा चिन्ह लगाया मैंने, ये निर्देशक चिन्ह लगाया भाई, इस तरह से लगा दिया ना, निर्देशक चिन्ह था ये। अब देखो कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, जैसे लिखो भाई किसी के उपनाम, किसी का उपनाम है भाई, उसके लिए किसी का उपनाम है तो उसको लिखेंगे हम इसमें। या फिर पुस्तक का नाम है, किसी पुस्तक का नाम है, कविता का नाम है, किसी की कविता का नाम है, या उपाधि को चिन्हित करने के लिए, या फिर उपाधि को चिन्हित करने के लिए, किसी को कोई उपाधि मिली हुई है, उपाधि को चिन्हित करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे भाई, इक हरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कैसे देखते हैं, जैसे देखो हमने लिखा, हमारे राष्ट्र कवि कौन है आप सब जानते हो, मैथिली शरण गुप्त। तो हमने लिखा भाई मैथिली शरण, और फिर गुप्त क्या है इनका, तो इस गुप्त को ऐसे लिख दिया हमने। तो उद्धरण चिन्ह में आप इनका नाम लगा सकते हो, गोत्र कुछ भी है भाई। जैसे हमने आगे इन्हीं का लेते हैं हम, जैसे
लिखे भाई, जैसे ये है हमारे राष्ट्र कवि है मैथिली शरणगुप्त, डिप्टी राष्ट्र कवि है दिनकर। तो हम लिखे जैसे रामधारी सिंह दिनकर, तो दिनकर की उर्वशी। अब ये जो उर्वशी की रचना है ना, कि दिनकर की उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये हमने लिखा भाई। तो यानी कि दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर कवि हैं और इन्होंने क्या किया, इनकी एक रचना है, यानी कि कोई पुस्तक है, ये ग्रंथ लिखा है इन्होंने, इसको हमने देखो किस में रखा, फिर इक हरे उद्धरण चिन्ह में, और उसको, या फिर हम देखो आगे देखे कोई भी, जैसे किसी को कोई उपाधि मिल गई, पद्मश्री मिल गया किसी को, देखो जैसे हमारे हिंदी के एक कवि है सुमित्रा नंदन पंत, उनको क्या पद्म विभूषण मिला था भाई। तो देखो पद्म विभूषण ये उपाधि, एक पुरस्कार दिया जाता है हमारे यहाँ, सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं 4, आप सबको पता है ना, भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो उनको ये मिला था। तो देखो पद्म विभूषण सुमित्रा नंदन पंत। अब देखो इन सुमित्रा नंदन पंत की हमें विशेषता, इनकी उपाधि को हमने, इसकी उपाधि मिल गई इनको, तो इसको हमने एक हरे उद्धरण चिन्ह में रखा। ये तो थे एक हरे उद्धरण चिन्ह को कहाँ कहाँ रखेंगे हम, किसी का उपनाम है या फिर पुस्तक है कोई, या कविता है, या उनको उपाधि मिली हुई है। अब देखो आगे हम देखते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ होगा। अब दोहरे उद्धरण चिन्ह के बारे में देखते हैं। दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ करेंगे। अब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे कहाँ कहाँ करेंगे भाई। किसी व्यक्ति का कथन है, कोई किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का कथन है, उस कथन को लिखेंगे, पूरे कथन को लिखेंगे तो दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। या फिर उसका कोई उसी रूप और उसी या उसके द्वारा कहा गया कोई कथन या वाक्य, एक ही बात है भाई, उसको हम किस में रखेंगे। जैसे देखो हम क्या करते हैं कि गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, आगे हम क्या लिखते हैं, मर करो या मरो। ये कहा गांधी जी ने, करो या मरो। तो अब इसको हम जो रखेंगे ना भाई, वो इस दोहरे उद्धरण चिन्ह में रखेंगे। या जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसको हमें दोहरे उद्धरण चिन्ह में रखेंगे। ये है भाई एक हरे और दोहरे उद्धरण चिन्ह में थोड़ा थोड़ा अंतर ये पूछ लेता है, क्योंकि आप हिंदी के विद्यार्थी हो। अभी देखो एक दो और बचे हैं, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करेंगे। अगला जो चिन्ह है वो है कोष्टक चिन्ह। ये महत्वपूर्ण है भाई, उद्धरण चिन्ह वाला याद रखना है आपको। अब देखो कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह कैसा होता है भाई कि एक छोटी सी देखो कोष्ट, ऐसे कोष्ट बना दी जाती है, उसके अंदर डाल दिया जाता है किसी चीज को। अब कहाँ ये कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करेंगे हम, इसका कई स्थितियों में प्रयोग करते हैं। पहले लिखो, जैसे संवाद लेखन के समय पात्रों के हाव भाव को, अब संवाद लेखन में हम क्या करेंगे भाई, इस तरह के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो लिखो, संवाद लेखन के समय पात्रों के हाव भाव को प्रकट करने के लिए, हाव भाव को प्रकट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग कर देते हैं। जैसे देखो, अब संवाद लेखन पता है ना, आपके 10वीं 9वीं और 10वीं क्लास में संवाद लेखन होता है भाई, संवाद लिखवाए जाते हैं, आपकी व्याकरण में आते हैं। तो संवाद कैसे, जैसे डॉक्टर और मरीज का संवाद चल रहा है, बच्चों का अध्यापक का संवाद चल रहा है। तो देखो जैसे बच्चों ने, संवाद में हम ऐसे लिखते हैं ना, बच्चों ने, और फिर ब्रैकेट में लिख देते हैं हंसते हुए, हंसते हुए। ये जो कोष्टक है ना, ये चिन्ह का प्रयोग किया क्या कि ये जो संवाद लेखन हम कर रहे थे, इसमें जो बच्चों का हाव भाव था उसको यहाँ प्रकट कर दिया कि कोई अध्यापक ने ऐसी बात कही और उसके ऊपर बच्चों ने हंसते हुए फिर कुछ कहा।
तो संवाद लेखन में इस तरह, जैसे अब क्रम संख्या दर्शाते हुए दूसरी जगह कोष्टक का कहाँ प्रयोग करेंगे भाई? हम क्रम संख्या दर्शाने के लिए क्रम संख्या दर्शाएंगे ना किसी चीज की, तो वहां हम कोष्टक का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो क्रम संख्या दर्शाने के लिए, जैसे देखो प्रश्न है भाई, अब प्रश्न में क्रम संख्या क्या, जैसे देखो क है, क नंबर पे एक प्रश्न है, फिर ख पे है। इस तरह से हम इनको क्या करते हैं, कोष्टक में एक बंद कर देते हैं। तो ये क्रम संख्या को दर्शाने के लिए भी कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगली विशेषता देखो इसकी और कहाँ प्रयोग होता है, कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए। वाक्य में कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए। अब देखो कोई ऐसा कठिन शब्द आ गया तो लगता है लेखक को कि क्या पता समझ में आए ना आए पाठक को, तो वो उसका सरल अर्थ फिर कोष्टक में रख देता है। जैसे देखो कोई भी बात है, जैसे देखो उच्चारण है, अब क्या पता बच्चों के उच्चारण ना समझ में आए तो बीच में फिर कोष्टक में लिख देते हैं बोलना, यानी कि उनको पता लग जाएगा कि जो बोलना होता है वही उच्चारण होता है। इस तरह से कोई भी कठिन शब्द है उसका सरल अर्थ हम रख देते हैं कोष्टक में। तो ये कोष्टक चिन्ह का प्रयोग इस तरह से किया जाता है, ज्यादातर संवाद लेखन में किया जाता है, क्योंकि अगर बिना कोष्टक के प्रयोग के आप संवाद लेखन जो आपका प्रभावशाली नहीं हो सकता। अब अगला जो है हमारा हंस पद चिन्ह, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। तो अगला जो चिन्ह करेंगे, आखिरी चिन्ह है हमारा, ये विराम चिन्ह का आखिरी प्रकार है। आगे देखेंगे भी हंस पद चिन्ह, ये हो गया भी 12 नंबर का हंस पद चिन्ह। हंस पद चिन्ह देखो इस तरह से लिखा जाता है भाई, इस तरह से ये चिन्ह होता है। कोई भी आप वाक्य प्रयोग करते हो और उसमें कोई पद छूट जाता है तो उसको फिर बाद में कहाँ लिखे, तो वह उसको ऐसे करके फिर ऊपर लिख देते हैं, तो वो सही माना जाता है, वहां हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखो जैसे वाक्य लिखते समय यदि गलती से कोई शब्द छूट जाए, वाक्य में कोई शब्द छूटने पर हंस पद उसे लिखने के लिए हंस पद का प्रयोग करते हैं। हंस पद का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी वाक्य हमने देखा, जैसे कल, जैसे कोई वाक्य देखो भाई, कल आपकी कक्षा में नहीं थे। अब देखो ये हमने वाक्य लिख दिया, लेकिन यहाँ क्या कोई हमें अर्थ तो स्पष्ट हुआ ही नहीं। तो क्या कल आपकी कक्षा में छात्र नहीं थे, इस तरह से हमें लिखना है, तो हम इस तरह से शब्द प्रयोग करके यहाँ लिख देंगे छात्र, तो ये त्रुटि नहीं मानी जाती। ये जो प्रयोग किया हमने छात्र को लिखने के लिए, यहाँ हंस पद का प्रयोग कर दिया। जैसे कल एक बार प्रश्न ये पूछा गया था, कल मेरे मामा जी आए थे, इस तरह से कोई वाक्य था और उसमें वो मामा जी छूट गए थे, सीधा लिख दिया कल मेरे आए थे, और फिर यहाँ ऐसे लगा कि मेरे मामा जी, क्योंकि वाक्य तो पूरा तभी होगा। तो ये जो मामा जी ये कैसे लिखा, ये इस हंस पद का प्रयोग करके लिखा। इस तरह से एक बार वाक्य ये पूछा गया था, तो ये हंस पद का प्रयोग किया जाता है। ये हंस पद याद रखना है, क्योंकि कई बार ये चिन्ह आपके पहचान में नहीं आता, और इस तरह से पूछ लेते हैं कि ये कौन सा चिन्ह है,
इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा चिन्ह है, तो ये हंस पद चिन्ह है भाई। कोई वाक्य में कुछ छूट जाता है तो उसको लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये हमने देखा भाई विराम चिन्ह का पूरा हो गया हमारा आज ये टॉपिक भाई। अब देखो कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम विराम चिन्ह के बारे में लिखेंगे, 2-3 महत्वपूर्ण बातें। देखो ये हिंदी व्याकरण की सारी जो क्लास आपको विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी भाई, अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। और यदि कोई हिंदी साहित्य का बच्चा है तो हमारी विबोध एकेडमी की जो विबोध एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर पे जाके, और वहां आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा हमारा। नेट जीआरएफ का भी मिलेगा वहां, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का भी, और कहीं की भी भर्ती परीक्षा है भाई, पीजीटी टीजीटी डीएसएसबी आर्मी, इनके नए बैच शुरू किए हैं अभी हमने। तो देखे भाई आगे अब इसका देखो कुछ हम महत्वपूर्ण लिखेंगे जहां से प्रश्न पूछे हैं विराम चिन्ह के बारे में। तो लिखो भाई विराम का अर्थ होता है रुकना। विराम का अर्थ क्या है भाई? रुकना। ये यहां से प्रश्न पूछे गए हैं 1-2 बार। प्रत्येक विराम चिन्ह का अपना अलग महत्व होता है, बिल्कुल होता है भाई। ये विशेषताएं लिख लो इसकी कुछ। प्रत्येक विराम चिन्ह का अपना अलग महत्व है। प्रत्येक विराम चिन्ह का अपना अलग महत्व है। आगे लिखो यहाँ पे विराम चिन्हों का प्रयोग 2 रूपों में होता है। देखो यहां से प्रश्न पूछा गया है एक बार कि विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे होता है, कितने रूपों में होता है? तो 2 रूपों में होता है। एक तो कहाँ, वाक्य के मध्य में और वाक्य के अंत में। तो विराम चिन्हों का प्रयोग 2 रूपों में होता है। एक तो कहा होता है वाक्य के मध्य में, अल्प विराम, अर्ध विराम या हंस पद, इस तरह के जो ये है कोष्टक, इनका तो मध्य में प्रयोग होता है, वाक्य के मध्य में। और जैसे एक क्या, वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह है या फिर पूर्ण विराम है, इन शब्दों का प्रयोग कहाँ हम वाक्य के अंत में करते हैं, वाक्य के अंत में। तो दो रूपों में हो गया विराम चिन्ह का प्रयोग। आगे देखेंगे भी हम इसके। अब देखो वाक्य के मध्य में और अंत में, ये कई बार प्रश्न बना है कि वाक्य के अंत में कौन से और मध्य में कौन से। तो देखो अंत में 2 का प्रयोग होता है सिर्फ पूर्ण, वाक्य के अंत में एक तो पूर्ण विराम का और एक प्रश्न सूचक चिन्ह का। अब प्रश्न सूचक और पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी 10 बच गए, 12 विराम चिन्ह थे हमारे। तो 10 विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्य के मध्य में होता है भाई, सिर्फ 2 का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। ये बात याद रख लेना क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा गया भाई। और कुल विराम चिन्ह कितने होते हैं हिंदी में, ये भी पूछा जा सकता है। तो 12 विराम चिन्ह होते हैं भाई हिंदी में कुल, ये भी आपको याद रखना है व्याकरणिक दृष्टि से। वैसे तो कोई कितने बताओ, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से विराम चिन्हों की संख्या 12 होती है। ये हमारा विराम चिन्ह का आज ये टॉपिक पूरा हो गया भाई। आगे अगली क्लास में 1-2 और बच गए हैं, वो करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।